अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद यास्मीन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अब जो है मिडनाइट था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने डार्क फैंटेसी बिस्किट खाई। किस किस को ये बिस्किट पसंद है। एंड तहज्जुद की नमाज जो है मैंने पढ़ ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोनों बच्चे सो गए थे। अब फाइनली जाके मैं सो जाऊंगी एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे। तो अब जो है नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को जो है ऑफिस था और उनके लिए टिफ़िन भी पैक करना था और खुद के लिए लंच भी प्रिपेयर करना था। तो इसलिए जब वो घर पे होते हैं मैं अपना लंच भी प्रिपेयर करती हूँ, ब्रेकफास्ट सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ, मैक्सिमम जितना काम मेरे से हो सकता है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी कच्चे आम का दाल, बहुत टेस्टी होता है। तो मसूर दाल में ना आप थोड़े से एक कैरी जो है वो कट करके डाल लो और उसमें थोड़े ग्रीन चिलीज, फिर बेसिक से मसाले हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो। और अगर आपके पास सिर्फ गार्लिक है तो वो भी डालो, उससे टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस होता है। और टोमेटोज भी ऐड करके फिर पानी ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से थोड़ा ऑयल ऐड कर दो ताकि जब आप प्रेशर कुकर दो तो वो जो अंदर का पानी है वो बाहर ना आए और आपके किचन को मेसी ना बनाए। तो एक तरफ राइस पक रहा था, एक तरफ मैंने दूध बॉइलिंग के लिए रख दिया था एंड दूसरी तरफ मेरा करी भी प्रिपेयर हो रहा था। तो बस इतना सिंपल है। तो जब ये पक जाएगा ना उसको अच्छे से स्मैश कर लेना है एंड आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए दाल की उसके हिसाब से आप और थोड़ा पानी ऐड करके इसको बॉइलिंग के लिए रख दो। इसमें कड़ी का पत्ता और हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स करके फिर उसके बाद इसको बघार बघार दो। दैट्स इट, आपका जो दाल है वो बनके रेडी हो जाएगा। एंड ये व्लॉग मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि ये मेरी डिलीवरी के बाद पहला प्रॉपर लॉन्ग व्लॉग है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी बेटी अब 3 मंथ्स की हो चुकी है और आज मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ ना अपनी प्रेगनेंसी, इमरजेंसी डिलीवरी और बीन NICU मॉम का जो जर्नी है वो शेयर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ थी। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी एंड घर के काम और मेरी एल्डर डॉटर को सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट सडनली जब मुझे 8 मंथ स्टार्ट हुआ, ऑन द सेम डे नाइट मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आए। उस दिन सारा रात मैं वेट करी कि ठीक हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू हॉस्पिटल, डॉक्टर ने जो है NST किया और कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसमें क्लियरली दिख रहे थे तो उन्होंने तुरंत मुझे एडमिट होने के लिए कहा। और सच कहूँ तो उस वक्त मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी हो सकती है। मुझे लगा था कि 2 दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करूँगी, मेडिसिन लूँगी और कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दिए जो प्रीटर्म बेबीज़ के लंग्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी थी तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद मेरे शुगर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, पूरी रात IV ट्रीटमेंट चलता रहा, बार बार शुगर टेस्ट हो रहे थे, एक के बाद एक इंजेक्शंस लग रहे थे और फिर भी शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। एंड डॉक्टर्स को कंसर्न ये था कि इसका जो इफेक्ट है वो मेरे बेबी पर भी पड़ रहा था। तो वो फेज जो था ना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एक तरफ मैं फिज़िकली बहुत वीक थी, दूसरी तरफ इमोशनली आई वाज ब्रेकिंग। एंड उस वक्त मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे संभाला, डॉक्टर्स से बात की, हॉस्पिटल के काम देखे और मेरे साथ खड़े रहे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह औरत को जो है कितनी हिम्मत देता है एंड अ वुमेन इज़ रियली स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन सिचुएशन कम्स। तो मैं तो वो इंसान थी जो एक छोटे से इंजेक्शन से भी डर जाती थी, लेकिन उस वक्त रोज़ इंजेक्शंस, ब्लड टेस्ट और मेडिसिन के बावजूद मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एंड तब मुझे समझ में आया कि जब बात अपने बच्चों पे आती है ना तो अल्लाह एक मदर को एक अलग ही ताकत दे देता है। फिर सडनली ना डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि मेरे जो शुगर लेवल्स है वो बिल्कुल कंट्रोल तो नहीं आ रहे थे और साथ में मेरे बेबी की जो हार्ट बीट है वो भी अफेक्ट हो रही थी। तो उसी वक्त फिर इमरजेंसी C-सेक्शन को डिसाइड किया डॉक्टर्स ने। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। एंड मैं सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि मेरी बच्ची को जो है हेल्दी रखना और सेफली इस दुनिया में लेके आना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी प्रिंसेस पैदा हुई थी रमज़ान में। उस दिन फ्राइडे था एंड ज़ोहर की नमाज का वक्त था।
आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, वेरी हैप्पी दैट अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विथ वन मोर डॉटर। लेकिन मेरी मदरहुड जर्नी जो है यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो एक प्रीटर्म बेबी थी और उसे एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सच कहूँ, एनआईसीयू मेरे ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज़ लग रहा था मुझे उस वक्त। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहते कि उनका जो बेबी है वो एनआईसीयू में हो। जब आप अपनी इतनी छोटी सी बेबी को वायर्स और मशीन के साथ देखते हो तो दिल टूट जाता है। मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी, लेकिन मेरी छोटी सी जो बेबी है वो हॉस्पिटल में ही थी। एंड ये एक मदर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं शायद इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। तो जब मेरी बेबी एनआईसीयू में थी, जब भी मुझे एनआईसीयू से कॉल आता था ना, मेरा दिल इतना डर घबराता था कि हर बार डॉक्टर्स को देखकर डर लगता था। हर दिन बस डिस्चार्ज का इंतज़ार करती थी, दुआ करती थी कि जल्दी से जल्दी जो है मेरी बेबी एनआईसीयू से डिस्चार्ज हो जाए और घर आ जाए। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि मैं खुद भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। एंड मैं एक सी सेक्शन से गुजरी थी। एंड सेकेंड टाइम सी सेक्शन फर्स्ट टाइम से बहुत डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे रिकवर होने में। लेकिन फिर भी मैं जितना मुझसे हो सक रहा था, मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी। एंड सच बताऊं तो मैं अल्लाह पे पूरा ट्रस्ट अपना रखी थी। एंड मैं सिर्फ एक ही दुआ कंटिन्यू पढ़ती थी, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। और मैं बस अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मेरी जो बेटी है वो सेफ रहे हॉस्पिटल में एंड मुझे सब्र दे एंड मेरी बेटी जो है जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हर दुआ सुनी। अगर कोई एनआईसीयू मॉम ये वीडियो देख रही है तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं आपका जो दर्द है वो समझ सकती हूँ। मुझे पता है ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन प्लीज़ हिम्मत मत हारना। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर देता है। एक और बात जो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, एनआईसीयू का एक डार्क ट्रुथ ये भी है कि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स लगा देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका जो बेबी है वो ठीक होकर घर वापस आ। यहाँ पे मैं बस यही छोटा सा सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास फैमिली इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इंश्योरेंस हर चीज़ सॉल्व नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा कम ज़रूर कर देता है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जितने भी एनआईसीयू बेबीज़ हैं, अल्लाह उन सबको मुकम्मल शिफा अता फरमाए और उनके पेरेंट्स को सब्र दे। एंड अगर आप भी कोई ऐसे पेरेंट्स को जानते हो जिसके बेबीज़ एनआईसीयू में, प्लीज़ उनको जो है और भी स्ट्रेस मत दिलाओ। एंड जितना आपसे हो सके उतना उनको हेल्प करो, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशियली हो। और फाइनली 3 वीक्स के बाद जो है मेरी बेबी को अल्हम्दुलिल्लाह एनआईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया था। एंड फिर मेरी बेबी जब घर आई तो सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। ये मेरी सेकेंड बेबी थी, लेकिन मुझे फिर से एक न्यू मॉम जैसा फील हो रहा था। प्रीमेच्योर बेबी होने की वजह से हर चीज़ अलग थी, उसकी फीडिंग, उसकी रूटीन, उसके नीड्स। मैं फिर सब कुछ सीख रही थी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी छोटी सी प्रिंसेस जो है 3 मंथ्स की हो चुकी है। अब दिल में पहले से बहुत ज़्यादा सुकून है। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस एक ही बात कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। उस वक्त मुझे लगा था कि ये फेज़ कब ख़त्म होगा, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है। अगर आप इस वक्त किसी भी मुश्किल फेज़ से गुजर रहे हो ना, तो प्लीज़ उम्मीद मत छोड़िए, अल्लाह पर तवक्कुल रखिए। और इसी उम्मीद के साथ जो है आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। एंड अगर आप लोग भी मेरे जर्नी से रिलेट कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और प्लीज़ दुआओं में याद रखना। तो बस मैंने जो है अपनी डेली रूटीन के साथ 2 बेबीज़ के साथ जो मेरा रूटीन होता है उसके साथ जो है आप लोगों से अपनी लाइफ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी शेयर की है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।